नमस्कार, इस समाचार बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं निखिल सिंह और शुरुआत हेडलाइंस के साथ। प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में कैबिनेट ने जूट की एमएसपी में बढ़ोतरी को दी मंजूरी। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत उपलब्धियों को भी मिली मंजूरी। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के 10 वर्ष हुए पूरे। केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने बताया अभियान को बड़ी उपलब्धि। केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने कहा मिशन के जरिए बेटियों को आर्थिक मजबूती देने के लिए सरकार प्रतिबद्ध। महाकुंभ की धरती पर योगी कैबिनेट की बैठक, कई अहम फैसलों पर लगी मुहर। लखनऊ स्टेट कैपिटल रीजन की तर्ज पर प्रयागराज, चित्रकूट, वाराणसी, विंध्य डेवलपमेंट रीजन निर्माण को मंजूरी। सीएम योगी ने कैबिनेट के साथ लगाई पवित्र डुबकी। दिल्ली के चुनावी घमासान में प्रचार के आखिरी हफ्ते में बढ़ी सरगर्मियां। भाजपा, आप और कांग्रेस में तेज हुआ प्रचार। क्रिकेट में भारत और इंग्लैंड के बीच पहला T20 मुकाबला आज कोलकाता के ईडन गार्डन्स में होगा ये मुकाबला। और सबसे पहले बात कैबिनेट के फैसलों की। केंद्रीय कैबिनेट की आज बैठक हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में कई अहम फैसले लिए गए। कैबिनेट ने जूट की एमएसपी में 315 रुपए प्रति क्विंटल की बढ़ोतरी करने का फैसला लिया है। जूट की एमएसपी की कीमत लागत के मुकाबले 67% अधिक तय की गई है। वर्ष 2025 से 26 के सत्र के लिए जूट की एमएसपी 5,650 रुपए प्रति क्विंटल तय की गई है। इस वर्ष 2025-26 के सीजन के लिए रॉ जूट की एमएसपी इसी आधार पर लगभग 6% बढ़ाई गई है। अब वो 5,650 रुपए प्रति क्विंटल रहेगी, जो लागत मूल्य से लगभग 67% ज्यादा है। तो 5,650 प्रति क्विंटल एमएसपी रॉ जूट पर, लागत से 67% अधिक, पिछले साल की तुलना में 315 रुपए बढ़त, जो 6% बनती है। और कैबिनेट ने राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन को 5 साल के लिए बढ़ा दिया है। साथ ही कैबिनेट ने राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन में 2021 से 24 के तहत उपलब्धियों को मंजूरी दी गई है। नेशनल हेल्थ मिशन को आगे भी चालू रखने का, 5 साल के लिए नेशनल हेल्थ मिशन को आगे कंटिन्यू करने का आज अहम फैसला कैबिनेट ने लिया है। नेशनल हेल्थ मिशन के द्वारा जिस प्रकार के ऐतिहासिक टारगेट्स को मीट करने का काम गत 10 वर्षों में माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हुआ है। वहीं प्रयागराज में आज महाकुंभ में योगी कैबिनेट की बैठक हुई, जिसमें कई अहम फैसले लिए गए। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि सभी मंत्रियों ने यहां पर महत्वपूर्ण मुद्दों पर गहन चर्चा की है। उन्होंने कहा कि महाकुंभ क्षेत्र को विस्तार देते हुए लखनऊ स्टेट कैपिटल रीजन की तर्ज पर प्रयागराज, चित्रकूट और वाराणसी विंध्य के बुनियादी ढांचे के विकास किया जाएगा और इसी के तहत गंगा एक्सप्रेसवे का विस्तार भी किया जाएगा। गंगा एक्सप्रेसवे प्रयागराज से मिर्जापुर, भदोही से काशी, चंदौली होते हुए गाजीपुर में पूर्वांचल एक्सप्रेसवे से जुड़ेगा। प्रयागराज के लिए एक सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल के लिए एक बॉन्ड जारी करने जा रहा है। प्रयागराज के साथ साथ इस पूरे क्षेत्र का एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट के कार्यक्रम के साथ जोड़ने की कार्रवाई आदरणीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से इसको आगे बढ़ाने के लिए सरकार ने तय किया है। लखनऊ में हम लोगों ने स्टेट कैपिटल रीजन लखनऊ और उसके आसपास के जनपदों को मिलाकर के एक डेवलपमेंट का प्लान बनाया है।
ऐसे ही प्रयागराज और चित्रकूट को मिलाकर के एक डेवलपमेंट रीजन यहां पे हम डेवलप करेंगे। इसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए जो महत्वपूर्ण होगा वह एक गंगा एक्सप्रेसवे का एक्सटेंशन हम लोग देंगे। सीएम योगी ने बताया कि कैबिनेट ने बलरामपुर में पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर मेडिकल कॉलेज स्थापित करने का भी निर्णय लिया है। बलरामपुर में स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी की कर्म भूमि रही है। उन्हीं के नाम पर जो केजीएमयू का सैटेलाइट सेंटर था उसे मेडिकल कॉलेज के रूप में स्थापित करने और मेडिकल कॉलेज में नेक्स्ट सेशन में उसको संचालित करने का निर्णय लिया गया है। इसके अलावा पीपीपी मोड पर 3 नए जनपदों में मेडिकल कॉलेज के निर्माण की कार्रवाई, जिनमें बागपत, हाथरस और कासगंज, इन 3 जनपदों में नए मेडिकल कॉलेज निर्माण की सहमति पर भी आज यहां पर सरकार ने अपना किया है। टाटा टेक्नोलॉजीज के साथ में मिलकर के प्रदेश के अंदर 62 आईटीआई को 5 सेंटर ऑफ इन्वेंशन एंड इंक्यूबेशन एंड ट्रेनिंग सेंटर की स्थापना के बारे में भी एक नए प्रस्ताव को, जो एक प्रकार का हब एंड स्पोक मॉडल होगा और मॉडर्न एज कोर्सेज के साथ उत्तर प्रदेश के युवाओं को जोड़ने के लिए कार्यक्रम के साथ सहमति भी आज मंत्री परिषद ने यहां पर इस प्रस्ताव को भी दिया है। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि एफडीआई से जो निवेश हुआ है उसके अंतर्गत इंसेंटिव वितरित करने की व्यवस्था शासन कर रहा है। उन्होंने बताया कि कुछ निवेश का प्रस्ताव को मंजूरी भी दी गई है। एफडीआई के अंतर्गत और फॉर्च्यून 500 में जो निवेश प्रदेश में हुआ है उस निवेश के अंतर्गत इंसेंटिव वितरण करने की व्यवस्था और उसको उतनी प्रतिपूर्ति शासन यूपी सीडा को कर रहा है और सीडा ने यूपी सीडा उसके माध्यम से करेगा। कुछ नए निवेश के प्रस्ताव यहां पर आए हैं जिन्हें लेटर ऑफ इंटेंट यहां पे आज जारी हो रहे हैं। इनमें एक मिर्जापुर का है, 10,000 करोड़ रुपए से अधिक का निवेश का है, एक मुरादाबाद का है और अन्य 2 प्रस्ताव जिन पर आज यहां पर लेटर ऑफ इंटेंट के बारे में चर्चा हुई है। युवाओं को स्मार्टफोन और टैबलेट उपलब्ध कराने की भी स्कीम को यहां पे व्यवस्था दी गई है और यह युद्ध स्तर पर अगले कुछ समय के लिए सरकार ने इसके लिए धनराशि की व्यवस्था की। इसको हम उस कार्यक्रम की भी चर्चा हुई है। और सीएम योगी ने बताया कि उत्तर प्रदेश एरोस्पेस और रक्षा एवं रोजगार से संबंधित नीति को 5 साल पूरे हो गए हैं। अब इसे नए सिरे से बनाने की व्यवस्था की गई है। प्रदेश के विकास से जुड़े हुए जो नीतिगत निर्णय हैं उन मुद्दों पर चर्चा हुई है। यहां पर अन्य महत्वपूर्ण मुद्दों के साथ साथ प्रयागराज के विकास से जुड़े हुए मुद्दों पर भी चर्चा हुई है। खासतौर पर प्रदेश सरकार के जो महत्वपूर्ण मामले हैं उनमें से उत्तर प्रदेश की जो एरोस्पेस और डिफेंस एंड एम्प्लॉयमेंट से संबंधित जो पॉलिसी है उस पॉलिसी 2024 ये 2018 में हमने बनाई थी, उसी पॉलिसी के 5 साल पूरे हो चुके हैं। अब उसको नए सिरे से बनाने की व्यवस्था की गई है। और कैबिनेट की बैठक के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने मंत्रिमंडल सहयोगियों के साथ त्रिवेणी संगम में पवित्र डुबकी लगाई। यूपी में कैबिनेट मंत्रियों का महाकुंभ में गंगा स्नान के दौरान इस बात का भी ख्याल रखा गया कि आम श्रद्धालुओं को असुविधा का सामना न करना पड़े। और फिजी गणराज्य के प्रधानमंत्री सितिबेनी लिगामा-माडा राबुका ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दुनिया का बॉस करार दिया है। उन्होंने पीएम मोदी को शीर्ष वैश्विक नेता बताते हुए सबका साथ सबका विकास सुनिश्चित करने के उनके मंत्र की प्रशंसा की। फिजी में सांसद और इंडियन माइनॉरिटी फेडरेशन के संयोजक सतनाम सिंह संधू और IMF के संस्थापक प्रोफेसर हिमानी सूद के साथ बैठक में राबुका ने कहा कि पीएम मोदी दुनिया के बॉस हैं। उन्होंने कहा कि उनका मानना है कि सबका साथ सबका विकास बेहतरीन शासन का मॉडल है।
साथ ही साथ उन्होंने कहा कि पीएम मोदी पूरी दुनिया में शांति और हिंदुत्व के प्रतीक बन गए हैं। भारत के लोग उन पर विश्वास करते हैं। भारत में लोगों का विश्वास और सबका एक साथ होना एक बड़ी बात है। Prime Minister Modi is Boss Sahab. Boss Sahab, thank you. I greet you and keep looking at Fiji. We are a friend. I congratulate him for that. And, oneness in that journey of Hindus in the world will eventually translate into oneness in the peoples of the world. The Hindi words again are Sabka Saath, Sabka Vikaas. And I believe that is a great motto, a great motivating thing to translate into our own languages and get the meaning, and we continue to preach that message. और प्रधानमंत्री और भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता नरेंद्र मोदी ने दिल्ली विधानसभा चुनाव प्रचार अभियान के तहत आज नमो ऐप के माध्यम से बीजेपी के बूथ स्तर के कार्यकर्ताओं से संवाद किया। मेरा बूथ सबसे मजबूत नामक इस कार्यक्रम में कार्यकर्ताओं को अपने अपने बूथ को मजबूत बनाने का संदेश दिया गया। कैसा रहा बूथ कार्यकर्ताओं का अनुभव, इस पर खास बातचीत की हमारे संवाददाता गिरीश निशाना ने। मेरा बूथ सबसे मजबूत के तहत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली में बूथ कार्यकर्ताओं से संवाद किया। कुछ कार्यकर्ता हमारे साथ हैं, बात करते हैं। सर, आज क्या बातें हुई पीएम के साथ संवाद? मोदी जी ने बहुत सारी नई योजनाओं के बारे में जानकारी दी। हमारी माताओं बहनों के लिए जो नई वो चालू की हैं स्कीमें, जैसे ये 2021 देने वाले थे, 2500 रुपये दे रहे हैं। सारी माताएं बहनें बड़ी खुश हैं। ऑटो टैक्सी वाले, हमारे इस क्षेत्र में ऑटो टैक्सी का बहुत काम है, उनके लिए जो योजनाएं दी है उसका हमें फ़ायदा मिलेगा। आगे आने वाले कल में जो हमने अपने विचार प्रकट किए हैं वो उन्हीं विचारों को आगे अपनी पार्टी में भी रखेंगे और उसी प्रकार से स्ट्रेटेजी तैयार की जाएगी और फिर आगे उसे इम्प्लीमेंट किया जाएगा। और जिस प्रकार से 2500 रुपये और जिस प्रकार से यमुना साफ़ करने के लिए, जिस प्रकार से आयुष्मान योजना, कई प्रकार की योजनाएं और 15,000 रुपये स्कूली छात्रों को बचपन से लेके और कॉलेज तक के लिए, और बहुत सारी योजनाएं हैं जो कि उन्होंने जिनका ऐलान किया है। जो मोदी जी की योजना है उनको लेके हम ज़मीन पर उतरेंगे जी और लोगों को समझाएंगे। जो 2100 का दे रहे हैं वो बेकार झूठ बोल रहे हैं, और हमारी जो स्कीम है वो मोदी जी की गारंटी को लेके हम ही जाएंगे चुनाव में। ये जो संवाद हुआ है, आपने देखा कि प्रधानमंत्री जो देश का प्रधानमंत्री है, जो विश्व का सर्वश्रेष्ठ प्रधानमंत्री है, उसने जो हमारे 4 कार्यकर्ताओं से बात की है, आप ये सोचिए कि वो 4 कार्यकर्ता दिल्ली के लिए ब्रांड एम्बेसडर बन गए हैं। और जो एक ऑटो चलाने वाला, ऑटो रिक्शा चलाने वाला, उसके अपने पीछे भी बहुत सारे लोग होंगे। और अपनी बात तो उसने रखी, लेकिन साथ में उसने ई रिक्शा को भी उसके साथ कनेक्ट कर दिया कि जैसे जो योजना हमें मिली है वो ई रिक्शा वालों को भी मिलनी चाहिए। तो इसे ही कहते हैं कि गरीब की ही सरकार और गरीब का ही मत होना चाहिए। कहीं ना कहीं कार्यकर्ता जो हैं काफ़ी उत्साहित हैं। अब इन कार्यकर्ताओं में जोश भर गया है। अब ये घर घर जाकर भाजपा का प्रचार और ज़्यादा करेंगे। कैमरामैन सन्नी काल्ला के साथ गिरीश निशाना, डीडी न्यूज, दिल्ली। और भाजपा का मेरा बूथ सबसे मजबूत कार्यक्रम के तहत दिल्ली के मेहराम नगर में भी बड़ी संख्या में बूथ कार्यकर्ता पीएम से जुड़े। इस मौके पर बीजेपी के दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा भी मौजूद रहे। डीडी न्यूज से खास बातचीत में वीरेंद्र सचदेवा ने विश्वास जताया कि दिल्ली में डबल इंजन की सरकार बनेगी। वीरेंद्र सचदेवा से खास बातचीत की हमारे संवाददाता गिरीश निशाना ने। मेरा बूथ सबसे मजबूत के तहत दिल्ली के अंदर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कार्यकर्ताओं को संबोधित किया, उनसे संवाद किया। हमारे साथ दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा जी हैं। सर, क्या कहेंगे आज पीएम के उद्बोधन? आप देख रहे हैं कि माननीय प्रधानमंत्री का संबोधन सुनने के बाद कितना उत्साह है कार्यकर्ताओं में, और आज लाखों लाख कार्यकर्ताओं ने जो संबोधन सुना है उन्होंने जीतने का मंत्र बता दिया है कि इस बार मतदान का रिकॉर्ड तोड़ने हैं, 50% से ज़्यादा मतदान करना है, हर घर जाना है। और जो उन्होंने कहा है कि उनकी चिट्ठा, उनकी एक पत्र उनका आ रहा है, तो मैंने तो कह भी दिया कि पीएम की चिट्ठी आएगी, खुशियों की संदेशे लाएगी। सर, दिल्ली के अंदर पंजाब की बहुत सारी गाड़ियां घूम रही हैं, उसको लेकर भाजपा ने भी सवाल उठाए हैं, कांग्रेस भी उठा रही है। कपूरथला हाउस जाके देखिए, भरा पड़ा है। दिल्ली के स्लम क्लस्टर्स में रोज शाम को गुंडे आते हैं,
झुग्गीवासियों को डराने का काम करते हैं, प्रलोभन देते हैं, और ये सब पंजाब की सरकार की शह के नीचे हो रहा है, जिसकी शिकायत हम पुलिस और चुनाव आयोग को भी कर रहे हैं। अजय माकन जी ने भी एक 382 करोड़ का घोटाले की बात की है। देखिए, अजय माकन जिस स्वास्थ्य घोटाले की बात कर रहे हैं, लगातार भारतीय जनता पार्टी कहती रही है कि दिल्ली के स्वास्थ्य विभाग में लगातार घोटाले हुए हैं, हॉस्पिटल के निर्माण में हुए हैं, नर्सिंग होम की जो परमिशन दी गई है उसमें हुए हैं, और उन्होंने जिस सीएजी की रिपोर्ट का जिक्र किया, तो हम तो कह रहे हैं कि एक बार ये 14 रिपोर्ट सीएजी की विधानसभा पटल पे आ जाए, अरविंद केजरीवाल और उनकी पूरा मंत्रिमंडल सलाखों के पीछे को, इन्होंने खूब भ्रष्टाचार किया, ये किसी को चेहरा दिखाने के लायक नहीं रहेंगे। सर, क्या लगता है इस बार के विधानसभा चुनावों में 70 में से भाजपा कहाँ? नहीं, हमें ये दिख रहा है कि भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार बनने जा रही है। आपदा जाएगी, भाजपा आएगी। तो कहीं ना कहीं भाजपा आएगी, ये कहना है वीरेंद्र सचदेवा जी का, जो दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष हैं। कैमरामैन सन्नी काल्ला के साथ गिरीश निशाना, डीडी न्यूज, दिल्ली। और यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, कहीं मत जाइएगा, जल्द हाजिर होंगे। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। और दिल्ली विधानसभा चुनाव के दंगल में कांग्रेस ने आम आदमी पार्टी पर एक नए भ्रष्टाचार का आरोप लगाया है। वरिष्ठ कांग्रेस नेता अजय माकन ने दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर 382 करोड़ रुपए के स्वास्थ्य घोटाले का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि केजरीवाल की दिल्ली सरकार पर लगाए गए आरोप गंभीर हैं और इस पर केजरीवाल को जवाब देना चाहिए। इस वक्त 14 सीएजी की रिपोर्ट्स, 14, एक नहीं, दो नहीं, 14 सीएजी की रिपोर्ट, इतनी भयानक रिपोर्ट है एक से एक, जिसमें भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप केजरीवाल सरकार के ऊपर लगाए गए। ये भ्रष्टाचार के से भरे हुए पन्ने, जिसको एक ऐसे ही एक पन्ने को 14 में से एक, जो कि हेल्थ के मुतालिक है, जिसके अंदर मैंने ये देखा और पाया 382 करोड़ रुपए का घोटाला केजरीवाल के ऊपर सीधे सीधे इसके अंदर है। और केरल के मेविला काकारा में विद्याधिराज विद्यापीठम वैदिक स्कूल के पहले बैच के उद्घाटन कार्यक्रम में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने हिस्सा लिया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए रक्षा मंत्री ने कहा कि स्कूल विद्याराज को एक सच्ची श्रद्धांजलि है। उन्होंने कहा कि इस स्कूल में समाज के हर वर्ग के छात्रों को शिक्षा प्राप्त करने का अवसर मिलेगा। रक्षा मंत्री ने कहा कि ये स्कूल लड़कियों को बराबर के अवसर उपलब्ध कराएगा। I am certain that this Sainik school will help in providing a kind of education, skill and values which would ensure the transformation of children in the right mold. This will be great tribute to the Vidyadhiraj Chakambiji, as the new Sainik school will not only provide opportunity of quality education to all sections of the society, but will also provide equal opportunity to girls. We would thus be able to achieve our vision of presenting Bharat with strong, patriotic, proud and disciplined young citizens who would be an asset for our nation. और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान को 10 वर्ष पूरे हो गए हैं। इसे लेकर दिल्ली के विज्ञान भवन में आयोजित एक कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने कहा कि 2014 के बाद से मातृ और शिशु मृत्यु दर में काफी कमी आई है। 2014 में प्रति लाख माताएं जो गर्भवती होती थी और डिलीवरी देती थी, उस प्रति लाख में से, प्रति 1 लाख में से 130 माताओं की मृत्यु हो जाती थी। आज हम लोगों ने इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी को बढ़ा करके यह आज 97 पर आ गया है। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, जो हमारे बच्चे प्रति 1000 बच्चे पैदा होते थे, तो उसमें से 29 बच्चे का पैदा होते ही या पैदा होने के पहले पेट में ही वो उनका जीवन लीला समाप्त हो जाती थी। ऐसे 39 बच्चे होते थे, 39। आज वो घट करके वह 28 हो गया है। ग्लोबल डिक्लाइन जो है
वह 60% है और भारत का डिक्लाइन 75% है। भारत ने ग्लोबल डिक्लाइन को भी मात कर दिया है। और आपको एक ब्रेकिंग न्यूज़ बतानी है, खबर से अवगत कराना है। महाराष्ट्र के जलगांव में एक रेल हादसा हुआ है और आग लगने की अफवाह के चलते रेल से जो यात्री थे वो कूद गए और पुष्पक एक्सप्रेस से जो यात्री थे वो कूद पड़े और कर्नाटक एक्सप्रेस की चपेट में आ गए कुछ यात्री। तो इस खबर पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता अभिषेक सिंह जुड़े हुए हैं। अभिषेक, क्या है पूरी जानकारी, क्या है अपडेट? बिल्कुल, देखिए निखिल, जलगांव के पास ये ट्रेन दुर्घटना हुआ है और लखनऊ से ये ट्रेन जो है वो जा रही थी। पुष्पक एक्सप्रेस जो ट्रेन है, इसमें जो ट्रेन चालक है उनको ये सूचना मिली कि कहीं ट्रेन के अंदर जो है कहीं आग की घटना हुई, आग लगी है। तो उसके बाद उन्होंने जो है इमरजेंसी ब्रेक लगाया है और इमरजेंसी ब्रेक लगाने के बाद कुछ यात्री जो है वो ट्रेन से उतरे और ट्रेन से जब उतरे हैं, चूंकि ये कोई स्टेशन नहीं था, कोई प्लेटफॉर्म नहीं था, तो ऐसे में जो ट्रेन उतरे से यात्री उतरे हैं, वहीं पर कर्नाटक एक्सप्रेस जो है वो वहां से क्रॉस कर रही थी और कर्नाटक एक्सप्रेस की चपेट में कुछ यात्रियों के आने की सूचना है। कितने यात्रियों की क्या संख्या है, क्या घायल है या क्या, अभी इसकी कोई भारतीय रेलवे ने कोई पुष्टि नहीं की है। लेकिन भुसावल जो है, भुसावल मंडल हम कह सकते हैं, भुसावल डिवीजन है महाराष्ट्र का, जहां पर ये घटना हुई है। हालांकि घटना स्थल पे जो प्रशासन की ओर से सारी व्यवस्था कर गई है, रेलवे के जो आला अधिकारी है, जो आसपास के अधिकारी है, वो सब पहुंच चुके हैं। डीआरएम लेवल तक के हैं या फिर जो जोनल रेलवे से जो अधिकारी है वो घटना स्थल के लिए वहां से जो है उनको भेज दिया गया है। क्या कितनी बड़ी घटना है, क्या है, इसकी सूचना तो नहीं है, लेकिन रेलवे ने एहतियातन तौर पर जो है वहां पर एम्बुलेंस की व्यवस्था हो, राहत और बचाव जो आप देखते हैं स्पेशल ट्रेन होता है उसको वहां पर के लिए रवाना किया है। साथ ही जो आला अधिकारी है उनको वहां के लिए भेजा है, डॉक्टरों की टीम को वहां पर भेजा जा रहा है और तमाम जो आसपास के हॉस्पिटल्स भी है एहतियातन तौर पे उनको भी अलर्ट मोड पे रखा गया है कि अगर कुछ भी कोई गंभीर रूप से भी घायल होता है तो उन्हें अविलंब रूप से जो है उनका इलाज हो सके। क्या कारण है, किस कारण से ये हुआ है, ये अभी इसका कोई खुलासा नहीं हुआ है। लेकिन जो अभी सूत्रों के हवाले से खबर आ रहा है कि कुछ यात्रियों के घायल होने की सूचना है, तो उन यात्रियों को प्रशासन और रेलवे के जो अधिकारी है वो तत्काल जो है हॉस्पिटल्स के लिए एम्बुलेंस के द्वारा उन्हें शिफ्ट कर रहे हैं। ठीक है, और अपडेट्स के लिए हम आपसे आगे जुड़ेंगे इस खबर पर। फिलहाल बहुत शुक्रिया अभिषेक इस तमाम बातचीत और जानकारी के लिए। और रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, कहीं मत जाइएगा दर्शकों, जल्द हाजिर होंगे। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया होंगे स्टील। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। और 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के लिए दिल्ली की सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। राजधानी में होने वाले इस कार्यक्रम के लिए हजारों की संख्या में जवानों की तैनाती की गई है। सुरक्षा के मद्देनजर कर्तव्य पथ के आसपास और इंडिया गेट के आसपास इंटर बॉर्डर पर सिक्योरिटी हाई अलर्ट पर है। गणतंत्र दिवस परेड के दौरान कनॉट प्लेस के अंदर आने वाले रास्तों पर भी सुरक्षा का कड़ा पहरा है। जमीन से लेकर आसमान तक सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। ड्रोन के जरिए भी सुरक्षा की निगरानी की जा रही है। इलाके में सभी जगह सीसीटीवी कैमरे से मॉनिटरिंग की जा रही है। 23 तारीख को होने वाली फुल ड्रेस रिहर्सल और 26 तारीख को गणतंत्र दिवस को लेकर सुरक्षा के तमाम इंतजामों पर हमारे संवाददाता मुकेश शुक्ला ने स्पेशल सीपी जोन 1 रविंद्र यादव से विशेष बातचीत की। 26 जनवरी को लेकर के राजधानी में सुरक्षा के किस तरह से इंतजाम हैं, क्या कुछ खास तैयारियां हैं, इस बार इस पर बात करेंगे स्पेशल सीपी न्यू दिल्ली रविंद्र यादव जी से। सर, किस तरह के इस बार इंतजाम किए गए हैं, क्या इंपॉर्टेंट है इस बार के रिपब्लिक डे के सिक्योरिटी एंगल से देखना? हाँ, देखिए, जिस तरह के इंटेलिजेंस इनपुट्स हैं और जो थ्रेट परसेप्शन काफ़ी हाई है और सालों से भी ज़्यादा हम लोग अलर्ट रहेंगे और हमारी सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स भी कई लेयर्स में हैं। इवन जैसे कल रिहर्सल है उसके लिए भी काफ़ी पुख्ता इंतज़ाम है और 26 जनवरी के लिए भी है। तो साथ ही हम पब्लिक की कन्वीनियंस का भी ध्यान रख रहे हैं कि उनके लिए मार्गदर्शन के लिए हमने जगह जगह पे
जो साइन बोर्ड वगैरह लगा रहे हैं ताकि उनको कहाँ पार्किंग करनी है, कहाँ उनका एनक्लोज़र है, उस तरह का कोई कन्फ्यूज़न ना रहे और वो साइन बोर्ड देख के खुद ब खुद उस जगह पहुंच जाए जहाँ पे भी उनको जिस एनक्लोज़र में भी जाना है। कोई ऐसे सस्पेक्टेड भी हैं जिन पर पुलिस ने उनके स्केच जारी किए हुए हैं, तो क्या कुछ खास उनके लिए अलर्ट है और क्या कितना सिक्योरिटी पर्सनल इस बार हमने डिप्लॉय किया है, खास तौर पे रिपब्लिक डे पे राजपथ से कर्तव्य पथ को अगर देखें? देखिए उसमें वो एक्सरसाइज हमारी नियमित रहती है कि जिसमें जो वांटेड लोग हैं या जो टेरर में इन्वॉल्व रहे हैं और जो अभी भी बाहर जिनका एक्टिव है तो उनको हम हमारे स्पॉटर्स भी होते हैं, साथ में ब्रीफिंग होती है। जितना भी स्टाफ डिप्लॉयड है, स्टाफ में न्यू दिल्ली डिस्ट्रिक्ट, सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट, नॉर्थ डिस्ट्रिक्ट में जो स्टाफ डिप्लॉयड है, उसके अलावा पैरामिलिट्री फोर्स, बाहर के डिस्ट्रिक्ट्स का फोर्स, सबको स्पेशल सेल की तरफ से आईबी जो इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं उनकी तरफ से ब्रीफिंग की दी जाती है कि इनको मद्देनज़र रखा जाए, अगर ये लोग वहाँ आते हैं तो इनको तुरंत इनके ऊपर एक्शन लिया जाए। सर एक और चीज़ देखा गया कि जब से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल हो रहा है, इससे कोई गलत बंदा ना एंटर कर जाए तो उसको लेकर भी कंसर्न है। हाँ बिल्कुल, जैसा आपने कहा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में जो हमारा FRS सिस्टम है उसमें हम सस्पेक्ट्स की जो फ़ोटोज़ वगैरह फीड कर देते हैं तो वो आने पे हमको अलर्ट आ जाता है और हम उनके खिलाफ एक्शन ले लेते हैं। जहाँ तक आसमान का सवाल है वो कमिश्नर साहब के आदेश निकल चुके हैं कि ड्रोन्स वगैरह अलाउड नहीं होंगे उस दौरान। 26 जनवरी के लिए खास इंतजाम है, हर एक पॉइंट पर सिक्योरिटी पूरी अलर्ट रहेगी और खास तौर पर CP में खास इंतजाम किए गए हैं। कैमरामैन अनिकेत दुबे के साथ मैं मुकेश शुक्ला, DD न्यूज़ दिल्ली। तो इस समाचार बुलेटिन में बस इतना ही। हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।